नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार ने अ, युद्ध विराम का जश्न तो मनाया, लेकिन ये जश्न जो है वो 4 दिन की चाँदनी की तरह से कहीं साबित ना हो जाए। जो इस्लामाबाद से ताज़ा खबरें आई हैं कि वहाँ पर जेडी वांस ने बातचीत की विफलता का ऐलान कर दिया है। तो अब जब बातचीत टूट गई तो फिर आगे क्या होगा? फिर से बम पटाखे फूटेंगे, फिर से बाज़ार में वापस वैसे ही उठा-पटक मचेगी? क्या देख रहे हैं सोमवार को अब? हाँ पहली चीज़ तो मुझे ज़्यादा आशा थी नहीं कि ये डील हो पाएगी और इसलिए मैंने कॉशन अपने आप में भी सबके लिए लेके चला था और बताया भी। बिकॉज़ इसके जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स बिल्कुल क्लियर थे कि कोई एक-दूसरे के साथ रेडी हो नहीं पाएगा। तो डील फ़ेल होना आई थिंक उन्होंने कोशिश की लेकिन ये डील फ़ेल होने के लिए ही ये डील थी। मेरा तो ऐसा मानना था। इसलिए मैं टोटल कॉशियस गया इस हफ़्ते में। आपने एक चीज़ बोला कि अब क्या फिर पटाखे फूटेंगे, मुझे लग रहा है अब थोड़ा अलग होगा। उनके पटाखे बहुत कम हो गए हैं, तो मुझे अब लगता नहीं है कि पटाखे फूटेंगे। अब ये वॉर मुझे लगता है कि और एक बहुत इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्टिव वॉर में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, जो जिसका मुझे किनके सबसे पटाखे ज़्यादा कम हो गए हैं? यूएस के पटाखे इतने समय में स्टॉक पाइल उनका कम हुआ ही है ना। तो स्टॉक पाइल अभी रिप्लेनिश करेंगे, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अब ये मिसाइल और इस तरह से बॉम्बिंग जो चल रही थी, वो कम होगा। वो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी। मैं जिस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि ये एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक वॉर का शेप ले सकती है अब। रीज़न समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरे हिसाब से ईरान बर्बाद हो रहा है और ईरान सरेंडर कर रहा है, ये दोनों अलग चीज़ हैं। ईरान बर्बाद हो रहा है, यस। क्या उसके साथ यूएस को भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है? यस। क्या ईरान सरेंडर कर रहा है? नो। क्या यूएस भागना चाहता है? यस। बिकॉज़ उसकी इकोनॉमी जितनी कमज़ोर होगी इस वॉर के कारण, उतना ही उनके राइवल इकोनॉमीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। यूएस बाहर का रास्ता निकालना चाह रहा है, नहीं निकल रहा है। अब उसके बाद जो मैंने ट्रम्प का एक छोटा-सा स्टेटमेंट देखा या पढ़ा, उसमें ये कह रहे हैं कि नेवल ब्लॉकेड जो उन्होंने यूज़ किया था वेनेजुएला के लिए और जो उन्होंने यूज़ किया है क्यूबा के लिए, ये सबसे बड़ा थ्रेट मुझे निकल के आता है मेरे हिसाब से अब एशियन इकोनॉमीज़ के लिए। रीज़न क्या है? नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये है कि ट्रेड ब्लॉकेड विया आपका जो वाटरवेज़ हैं। और जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई है वो 90% हॉर्मज़ और ये सब मिला लीजिए तो वो एशियन कंट्रीज़ के लिए होती है। एशियन कंट्रीज़ में अगर आप डेटा स्टडी करेंगे तो चाइना नॉर्मली सरप्लस ऑयल रखता है। तो उसको मुझे नहीं लगता तकलीफ़ है, लेकिन वो साल भर भी यहाँ खड़ा रह सकता है। जापान अच्छा खासा रिज़र्व रखता है, तो इकोनॉमिकली वो 1 साल खड़ा रह सकता है। साउथ कोरिया के पास रिज़र्व है, इकोनॉमिकली अच्छा खड़ा रह सकता है। इंडिया के पास रिज़र्व नहीं है, हम अच्छे खड़े नहीं रह सकते हैं, देयरफॉर अगर ऐसा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सीवियर हो जाएगा। अब हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश बहुत तेज़ी से हो रही है कि सोर्सेज़ को डाइवर्सिफ़ाई करें, जैसे कतर में बैठे हैं, यूएई में बैठे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर ये नेवल ब्लॉकेड होगा, तो मुझे इस बात का डर लगता है कि हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो अभी तक हुआ था, कहीं उससे और ज़्यादा खराब ना हो जाए। ये चीज़ मुझे अब परेशान ज़्यादा करेगी। तो अभी ये मूव देखना होगा कि ट्रम्प का नेक्स्ट मूव क्या है? बिकॉज़ एक तरह से थके-हारे इंसान का जो मूव होता है ना, वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है और इस बात का मुझे बहुत डर रहता है। तो कल के बाद अब मूव अपने को वॉच करना है कि यूएस कौन-सा मूव लेता है, ट्रम्प कौन-सा मूव लेते हैं और फिर देखते हैं इसको कैसे डिकोड किया जाए। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि मार्केट होगा तो शुरू थोड़ा वीक, लेकिन मार्केट एकदम से छोड़ेगा नहीं बिकॉज़ अभी भी सीज़ फायर विंडो खत्म नहीं हुआ है, नेगोशिएशन विंडो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जितना हम क्लोज़र टू द फैग एंड ऑफ द वीक जाएँगे, उतना
सीज फायर विंडो, नेगोशिएशन विंडो क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी एंड देयरफॉर मार्केट सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट वीक में लीथल हो सकता है। तो इस चीज को हमको प्ले करना है। तो मेरी पूरी फोकस अब इस चीज पे है कि मेरा रूट कॉज, तो रूट कॉज अभी भी एड्रेस नहीं हुआ है, डील नहीं हुई है। डील नहीं हो, सीज फायर रहे और निगोशिएशन चलता रहे, मार्केट को उतना नेगेटिव नहीं लगेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर बहुत स्टर्न स्टेप्स यूएस फिर से लेने लगता है जो कि इकोनॉमिकली कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना को चोक कर दे, ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जी। तो अभी तक तो मतलब ईरान की ओर से जो कहा गया कि भाई अब हम बातचीत नहीं करेंगे, अमेरिका को बातचीत करनी ही नहीं थी, वो बस मतलब कुछ अलग इरादे के साथ आए थे। जब बातचीत चल रही थी उस बीच भी होर्मुज में एक अमेरिकी युद्धपोत घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसको ईरानी नौसेना ने धमकी देकर के पीछे हटवाया। ये सब चीज़ें चल रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि अब वो ईरान की आर्थिक नाकेबंदी करेगा, मतलब उसकी समुद्री सीमा को घेरेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि अब वो पहले की तरह से मिसाइलें नहीं जाएँगी, पहले की तरह से वो शायद विमान से बमबारी कम होगी, उसके बदले वो नाकेबंदी जैसा कोई दूसरा तरीका अपनाएँगे? हाँ, तो यही मेरी समझ कहती है राजीव जी कि देखिए 40 दिन तक लड़ाई हुई, दोनों के असले खर्च हुए ना। ईरान का डिफेंस में खर्च हुआ, तो ईरान का जो अटैक करता है उसका असला ज्यादा लगेगा, जो डिफेंड करता है वो टारगेटेड करता है क्योंकि उसको खुद ही पता है कि वो वीक फ्रंट पे है। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन यूएस का भी कम नहीं हुआ है वॉर फ्रंट पे। हालांकि वो लोग बिजनेस वाले हैं, उसकी रिकवरी करते हैं और उन्हीं लोगों से करते हैं, सारे वर्ल्ड से करते हैं, वो कर लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आके मिसाइल वॉर और बॉम्ब वॉर करके यूएस भी समझ चुका है कि इससे ज्यादा कुछ हासिल होने को है नहीं। जितना ईरान के ध्वस्त करना था वो करता जा रहा है, स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे ध्वस्त कर दिए। अब पब्लिक को तो मार नहीं सकता है बिकॉज वो वॉर का रूल होता नहीं है, तो फिर करेगा क्या? तो इकोनॉमिकली चोक करने का दूसरा रास्ता निकालेगा। हॉर्मज यूएस के कंट्रोल में है नहीं, ले भी नहीं सकता है बिकॉज वहां पे उनको भी पता नहीं है कि माइंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो क्या करेगा, उसको सराउंड करने की कोशिश वाटरवेज में करेगा और यूएस भरपूर कोशिश करेगा कि पूरे ग्लोब को ऐसा चोक कर दो कि वो मेरे साथ खड़े होने के लिए मजबूर हो जाए। बिकॉज आज के तारीख में यूएस अलोन है, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। तो अपने जो मित्र हैं या जिनको सो कॉल्ड फ्रेंड्स या अलाइस जो कहते हैं, ये इसको भी परेशान करने वाला है कि इतना मजबूर कर दूंगा मैं तुमको कि तुमको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए ये ईरान को ऐसा चोक करेगा कि इकोनॉमिकली एशियन कंट्रीज मजबूर हो जाए कि कोई स्टेप ले, क्योंकि यूएस अकेला कुछ नहीं कर पा रहा है इस चीज में, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट जाके बम मार के आ रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़ा रिस्क निकल के आता है ये डील के फेल होने का।